अस्सलामुअलैकुम। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 के सेक्शन 17, 17A, 17B के साथ ये वीडियो बनाई जा रही है फॉर द असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और इसमें सेक्शन नंबर 17 स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 3 से। और चैप्टर नंबर 3 क्या है? राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स। सेक्शन 16 तक, सेक्शन 16 जो हैं वो उसमें 2 चैप्टर शामिल हैं। अब 17 जो है 3rd चैप्टर से स्टार्ट होता है। और इसमें सेक्शन 17 जो है, नो राइट्स ऑफ मेंबरशिप टू बी एक्सरसाइज्ड टिल ड्यू पेमेंट्स आर मेड। जब तक वाजिबुल अदा पेमेंट्स अदा ना कर दी जाएं तो मेंबरशिप के हकूक़ नहीं मिलेंगे। No person shall exercise the rights of a member of a society unless or until he has made such payment to the society in respect of membership or acquired such interest in the society as may be prescribed by the rules or the bylaws of such society. कोई भी शख्स एक सोसाइटी के मेंबर की हैसियत से हकूक़ हासिल नहीं कर पाएगा जब तक कि वह वाजिबुल अदायगियाँ यानी कि पेमेंट ना कर देगा। 17A स्पेशल प्रोविजंस फॉर मेंबरशिप ऑफ रिसोर्स सोसाइटीज़। रिसोर्स सोसाइटीज़ जो होती हैं उनकी मेंबरशिप के लिए ख़ास प्रोविजंस हैं, यानी कि मखसूस शराइत या शिक्के हैं। Notwithstanding anything contained in this act and any other law for the time being in force, every application, number one is every application made by any person for membership of an agricultural credit society shall be accompanied by a declaration specifying the immovable property on which he agrees to have a charge created for the dues of society, and no such person shall be admitted as a member or shall exercise the rights of a member of such society unless he makes such declaration. एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी की मेंबरशिप के लिए किसी भी शख्स की दरख्वास्त के साथ एक डिक्लेरेशन होना चाहिए। डिक्लेरेशन यानी कि वो मेंबर ये ऐलान करे, ये डिक्लेयर करे, जो मेंबर की इमूवेबल प्रॉपर्टी की वजाहत करे जिस पर वो मेंबर मुत्तफ़िक हो कि सोसाइटी के किसी भी किस्म के ड्यूज़ के लिए इस प्रॉपर्टी से चार्ज किया जाएगा। इसके बगैर कोई भी मेंबरशिप का हकदार ना होगा। नंबर 2 इज़ एनी मेंबर ऑफ एन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी मे एट एनी टाइम मेक अ डिक्लेरेशन एज इन क्लास 1 regarding immovable property on which he agrees to have a charge created for the dues of the society of which he is member. नंबर 2 ये कहता है कि कोई भी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी का मेंबर किसी भी वक्त ऐसा डिक्लेरेशन या एलामिया बना सकता है जिसका तज़किरा क्लास 1 में हुआ है। नंबर 3 इज़ अ डिक्लेरेशन मेड अंडर क्लास 1 और 2 may be varied at any time by member with the consent of the society in favor of which such charge is created. So कोई भी डिक्लेरेशन किसी भी वक्त तब्दील किया जा सकता है मेंबर की तरफ से, यानी कि मेंबर की तरफ से किसी भी वक्त तब्दील किया जा सकता है और ऐसा सोसाइटी की रजामंदी से ही होगा। नंबर 4 इज़ नो मेंबर ऑफ एन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी सो लॉन्ग एज ही कंटिन्यूज टू रिमेन such member shall alienate the whole or any part of the property specified in the declaration made under clause 1 or 2. कोई मेंबर जब तक वो सोसाइटी का हिस्सा है अपनी स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा या पूरी प्रॉपर्टी किसी और को मुंतकिल नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जिस प्रॉपर्टी का वो ऑलरेडी डिक्लेरेशन जारी कर चुका है। स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी का मतलब है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो ज़ाहिर करता है, जो मेंबर ज़ाहिर करता है कि किसी भी किस्म के ड्यूज़ की सूरत में उसके पास ये प्रॉपर्टी मौजूद है। तो नंबर 5 इज़ एनी एलियनेशन। एलियनेट का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, किसी और को मुंतकिल कर देना। एनी एलियनेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड इन द डिक्लेरेशन मेड अंडर क्लास 1 और 2 बाई सच ऑर्डर शैल बी वॉइड। तो और ऐसा कोई भी जायदाद का इंतकाल गैर कानूनी और कालअदम होगा।
Subject to the prior claim of government in the respect of land revenue or any money recoverable as arrears of land revenue, there shall be a first charge in favor of the society on the property specified in the declaration under clause 1 or 2 in the respect of and to the extent of any debt or other outstanding demand owing by such member to the society. तो नंबर 6 है, अगर गवर्नमेंट पहले से ही लैंड रेवेन्यू या रेवेन्यू के बकायाजात का क्लेम रखती है, यानी उस मेंबर ने लैंड रेवेन्यू के सिलसिले में कोई टैक्सेस वगैरह या कोई बकायाजात गवर्नमेंट को देने हैं, तो ऐसी जायदाद पर सोसाइटी फ़र्स्ट चार्ज का हक़ रखती है। फ़र्स्ट चार्ज क्या होता है? ऐसा चार्ज जिसके तहत किसी भी फ़र्द पर डिफरेंट लेंडर की तरफ से कोई लोन ड्यू हो, तो वो सबसे पहले फ़र्स्ट चार्ज रखने वाले को चार्ज करेगा। यानी ऐसे शख्स तो उसको चार्ज करेगा। फ़र्स्ट चार्ज का मतलब है जिसको उसने सबसे पहले चार्ज करना हो, फिर दूसरा नंबर आएगा, फिर तीसरा, इसी तरह डिफरेंट। यानी पहला हक़ फ़र्स्ट चार्ज वाले को हासिल होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ एन एंट्री रिगार्डिंग अ चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय अ डिक्लेरेशन अंडर क्लास 1 or 2 or any variation made therein under clause 3 shall be made in the record of rights maintained under chapter XA of the Sindh Land Revenue Code 1879 or the relevant provision of any other law relating to land revenue in force in the area, notwithstanding any contained in the said chapter. और ऐसे चार्ज से मुताल्लिक़ ऐसे डिक्लेरेशन में शामिल इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंदराज सिंध लैंड रेवेन्यू कोड 1879 के चैप्टर XA के तहत रिकॉर्ड किया जाएगा, या उसके अलावा किसी और लॉ जो कि लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड हो कि मुतल्लिका शिक यानी प्रोविजन के तहत रिकॉर्ड होगा। Explanation. For the purpose of this section, an agricultural credit society means a resource society of which the primary object is the creation of funds to be lent to its members, and of which a majority of the members are agriculturalists, and of which no member is registered society and the liability of which is limited. इसमें explanation दी गई है एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी क्या होती है। एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी का मतलब है कि एक ऐसी रिसोर्स सोसाइटी जो फ़ंड पैदा करे और मेंबरान को ऐसे फ़ंड लेंड करे यानी उधार दे, और इसमें मेंबरान की अक्सरियत एग्रीकल्चरलिस्ट पर मुश्तमिल हो और उनकी जो लायबिलिटीज़ हों वो लिमिटेड लायबिलिटीज़ हों। 17B एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर। किसी मेंबर को एक्सपेल करना, यानी कि किसी मेंबर को किस तरीके से, किस तरीक़ाकार से एक्सपेल किया जा सकता है। व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू expel some member? A society may recommend to the registrar to expel from its membership a member who is a persistent defaulter of the dues of the society, or who commits any act prejudicial to the interest of the society. किसी सोसाइटी ऐसे मेंबर्स को एक्सपेल करने के लिए रजिस्ट्रार को रेकमेंड कर सकती है जो मुस्तकिल डिफ़ाल्टर हो, यानी सोसाइटी के ड्यूज़ अदा ना करे या जो सोसाइटी के मफादात के ख़िलाफ़ कोई अफ़ाल सरअंजाम दे। Provided that the managing committee of the society shall, after affording the member an opportunity of hearing, place the matter before the general body of the society, and approval thereof shall be communicated to the registrar. मगर शर्त ये है, मगर पहले सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी मेंबर को हेयरिंग का मौका देते हुए सोसाइटी की जनरल बॉडी के सामने इस सारे मामले को रखेगी और जनरल बॉडी की तरफ से अप्रूव्ड रिकमेंडेशन रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड की जा सकती है। नंबर 2 इज़ द रजिस्ट्रार में एक्सपेल सच मेंबर फ्राम द सोसाइटी आफ्टर अफोर्डिंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग। रजिस्ट्रार ऐसे मेंबर को एक्सपेल कर सकता है, लेकिन उसे हेयरिंग का मौका देने के बाद, पर्सनल हेयरिंग करने के बाद। The registrar shall, before passing the expulsion order, determine the amount payable, if any, by the society to the member, and may direct that the expulsion order would take effect from the date of payment of the amount to such member or its deposit in the account of the registrar.
तो ऐसे मेंबर के एक्सपल्शन ऑर्डर पास करने से पहले रजिस्ट्रार सोसाइटी की तरफ इस मेंबर को वाजिबुल अदा पेएबल यानी कि पेएबल अमाउंट का तयन करेगा। यानी अगर सोसाइटी ने कोई रकम कोई अमाउंट मेंबर को पे करनी है, अगर कोई ऐसी रकम सोसाइटी की तरफ मेंबर के लिए ड्यू है तो ऐसा होगा और इस तरह रजिस्ट्रार हिदायत जारी करेगा कि मेंबर की एक्सपल्शन उस वक्त से काबिल अमल होगी जब सोसाइटी मेंबर को उसके वाजिबात अदा कर देगी या अपनी रकम रजिस्ट्रार के अकाउंट डिपॉजिट कर देगी। नंबर 4, द मेंबर शैल सीज टू बी मेंबर ऑफ द सोसाइटी फ्राम द डेट व्हेन द एक्सपल्शन ऑर्डर ऑफ द रजिस्टर टेक इफेक्ट। जिस डेट से एक्सपल्शन ऑर्डर काबिल अमल होंगे रजिस्ट्रार की तरफ से, उसी दिन से मेंबर की मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। प्रोवाइडेड दैट the provision of this section shall not apply to a member of a housing society who has made full payment towards the cost of land and the requisite development charges। मगर इस सेक्शन की शिकें यानी कि प्रोविजंस एक हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर के लिए काबिल अमल ना होंगी जिसने ज़मीन की कॉस्ट के लिए फुल पेमेंट कर दी हो और मुतल्लिका डेवलपमेंट चार्जेस भी अदा कर दिए हों। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।